हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, इंटरनेशनल मार्केट्स अब यहाँ पर क्लियरली जो यूएस फेड की मीटिंग है अगले हफ्ते उस पर नजर रखे हुए हैं और उसके पहले कुछ चौपी से मूव्स। गुड इवनिंग मनीषा जी। हमारी आज पिक प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी एंड जिस तरह से अभी मूवमेंट हो रही है डॉलर इंडेक्स में भी हमने करेक्शन आता हुआ देखा है फ्रॉम हायर लेवल्स एंड लास्ट कुछ दिनों में एक गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं फ्रॉम लोअर लेवल्स। मुझे लगता है कि गोइंग इनटू द फेड जो आपने कहा नेक्स्ट वीक है, तो उसके पहले मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टू पॉजिटिव अंडरटोन रहना चाहिए प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे जो भी करेक्टिव डिप्स आती है मुझे लगता है कि वेल बिडेड रहेगी ऑन द लोअर लेवल्स। तो यहाँ पे बाई की सलाह मैं दूंगा गोल्ड में ऑन करेक्शन टुवर्ड्स 47,900 800 के आसपास बाई किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 47,500 का रहेगा और हायर टारगेट्स 48,500 के रहेंगे। दूसरी पिक सिल्वर में है। सिल्वर में भी ऑन डिप 65,200 65,000 रेंजेस में इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 64,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 66,800 67,000 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में आती हुई। मनोज जी, एग्री कमोडिटीज में भी काफी खासी उठापटक है, यहाँ पर टॉपिक्स क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल चौतरफा यहाँ पे उठापटक का माहौल है, लेकिन मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, हमने वहां बढ़त ही आते हुए देखी और लोअर लेवल्स पर यहाँ बार बार कमोडिटीज में सपोर्ट्स ही बनते हुए दिख रहे हैं। आज हमारी दोनों ही खरीदारी की पिक रहेगी। पहली पिक मसाला कॉम्प्लेक्स से धनिया में रहेगी। हमने ओवरऑल स्पाइसेस में मोमेंटम आते हुए देखा है, जीरा में बढ़त है, धनिया में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ बाइंग की रणनीति करना चाहिए। नवंबर वायदा में 8,150 के लेवल्स मिलते हैं तो बाइंग करें। 8,040 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य होंगे 8,350 के। दूसरी पीक होगी यहाँ कॉटन सीड ऑयल केक से। हमने आइस कॉटन फ्यूचर्स में बढ़त देखी है। कॉटन की कीमतें ऑल टाइम हाइस पर जो है ट्रेड होती हुई दिख रही है। तो यहाँ कॉटन सीड ऑयल केक में लोअर लेवल्स पर अभी भी सपोर्ट्स बने हुए हैं। 2,430 से 2,440 के रेंजेस में यहाँ बाइंग करना चाहिए। 2,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य 2,484 से 2,500 तक के रख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी आती हुई, स्पेशली कॉटन सीड ऑयल केक में, जहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ आज यहाँ पर कारोबार है। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आम आदमी को दिवाली पर खाने के तेलों के बढ़ते दामों से राहत नहीं मिलती दिखी। मजबूत फेस्टिवल डिमांड, रुपए में कमजोरी और मलेशिया इंडोनेशिया में दाम बढ़ने से यहाँ पर कीमतों को खासा सपोर्ट है। खाने के तेलों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई और सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मुझे याद है पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि भाव गिरेंगे नहीं, एलिवेटेड रहेंगे, फर्म रहेंगे, इंटरनेशनल क्यूज यहां पर स्ट्रांग है और भारतीय बाजारों में अभी फसल आने में, फुल पीक आने में यहां पर समय है। लेकिन जिस तरह की तेजी यहां पर पाम तेल में देखने को मिली है, कितनी और बढ़त रह सकती है? क्या सरकार के लिए हुए सारे कदम यहां पर विफल जाएंगे? क्योंकि अभी भी हमने देखा है खाने के तेलों के प्राइसेस स्थिर हैं। मनीषा जी, इसमें देखिए ऐसा है, ये सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, उसमें से उनको 100 में से 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, ग्लोबल सिनेरियो है, 70% हमारा इंपोर्ट है। तो इसमें तो अभी क्रूड पेट्रोलियम में आप देख रहे हैं 114 रुपये 18 रुपये का पेट्रोल हो गया। कौन क्या कर सकता है इसमें? तो हमें तो कुछ समय तक जिंदा रहना पड़ेगा ये सब चीज़ों से। और कीमतें फिर भी आप देखो, हिस्टोरिकली जो हम पीक पे गए थे, पीक पे हमारा मतलब एनसीडेक्स में आप सोया रिफाइन का लेवल था वो 1,500 रुपये हुआ था, वो अभी चल रहा है 1,250। और पीक पे क्रूड पाम ऑयल का लेवल गया था 1,250, वो अभी चल रहा है 1,123। तो पीक से तो हम कम हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सोया ऑयल में पीक से 25 रुपये किलो कम है, पाम ऑयल में पीक से 14 रुपये किलो कम है। तो हमें वो देख के राहत समझनी पड़ेगी। और बाकी देखिए 2-4 महीने 2-3 महीने के बाद में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा, साउथ अमेरिका का क्रॉप आएगा, तो कीमतों में आज से कोटेशन तो $100-150 नीचे है ही। सोयाबीन ऑयल देखिए, आज सोयाबीन का 1490 का लेवल है आज का, नवंबर शिपमेंट का। और वही मार्च शिपमेंट का जो है वो 1,355 का लेवल है। मतलब आप समझिए करीबन $135 कम है मार्च शिपमेंट का सोयाबीन क्रूड का भाव, जो आज का भाव है उससे। तो ये थोड़ा 2-4 महीने और निकालने होंगे। और
मैं तो यही कहूंगा कि ये जो थोड़ा राहत है वो राहत गुड इनफ है, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है, चाहिए उतना तेल मिल रहा है, वही बात है। साथ के साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सभी सोयाबीन की फसल मार्केट में आ गई है, किसानों को भी ढंग से भाव मिलता रहे। एमएसपी ओनली एमएसपी इज नॉट इनफ, एमएसपी के ऊपर 20-25% मिले तो इनका प्रोत्साहन बना रहेगा आगे ज्यादा सीड ग्रो करने में और प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो किसानों को भी थोड़ा जस्टिस होना चाहिए, तो वो हर टाइम कंज्यूमर इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इनकम भी लोगों की बढ़ी हुई है, 2 साल में थोड़ा खर्चा भी कम हुआ है कोविड के दौरान में, तब थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा 2-4 महीने के लिए, तो वो इसमें बड़ी बात नहीं है। यानी कि पेट्रोल के भाव भी बढ़े 100-150 रुपए के तक, 115 रुपए तक यहाँ पर वो भी जाते हुए नजर आए। और जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि हाँ आपने कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए खाने के तेलों के हाई प्राइसेस भी यहाँ पर चलेंगे। ऑलराइट, सुधाकर जी आपसे भी जानना चाहेंगे, एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल पाएगी प्राइसेस में, और जिस तरह की स्टॉक लिमिट्स की अब यहाँ पर बात की जा रही है, स्टेट्स को पुश किया जा रहा है कि वो इसके ऊपर फटाफट से डिसीजन लेना शुरू करें, इस प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ स्टेट्स की तरफ से रिएक्शन है? हाँ जी, मनीषा जी, थैंक यू। एंड एज यू नो ऑलरेडी सी वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन। रिफाइंड ऑयल का एक बार खोल दिया गया विद सनसेट क्लॉज टिल 31 दिसंबर। ड्यूटी रिडक्शन आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 0 हो गया, और मस्टर्ड एक्सचेंज भी बंद किया गया। एंड अभी तो पोर्टल एक बनाया गया जिसमें सारे प्लेयर्स ऑल इंडिया बेसिस में उसको अपलोड कर सके। आई होप ऑल दिस एफर्ट्स विल लीड इनटू टेकिंग द करेक्ट पॉलिसीज। ये जो स्टॉक कंट्रोल जो इशू है आज के दिन में, उसका तीन बकेट्स में अगर सोचे कि इसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन में क्या आएगा, फार्म गेट प्राइजेस पे क्या होगा और प्राइजेस पे क्या होगा। सप्लाई चेन में मेरा एक ही हम लोग सोच रहे हैं टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑल्सो क्लोजली। आई थिंक यू नीड टू सेपरेट बिटवीन ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड ऑयल कंज्यूमिंग स्टेट्स। ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो खरीफ का टाइम है आज के दिन में, अगर ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, मिलर्स अगर कोई भी खरीदेंगे नहीं तो, और जो लिमिट जो दिया गया है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, ऑयल में रिटेलर का लिमिट है 1 टन और बल्क यूजर्स के लिए 10 टन, होलसेलर के लिए 25 टन। वेयर एज इन रियलिटी जो आज का जो एनुअल कंजम्पशन या मंथली कंजम्पशन देखते हुए आई थिंक दीज लिमिट्स आर वेरी वेरी लेस। सो ऐसा ना हो कि स्टॉक कंट्रोल के वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस भी, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब ना हो जाए। रिगार्डिंग फार्म प्राइजेस जो संदीप जी भी बता रहे थे, जो खरीफ क्रॉप्स जब आएंगे, स्टॉक कंट्रोल विल एक्ट ऑन द प्राइजेस डेफिनेटली समवॉट, कि जैसे सोयाबीन प्राइजेस है आज के दिन में एमएसपी के बराबर है, तो उसका अगर नीचे चले जाएंगे तो क्या सोल्यूशन है उसका? स्टॉक कंट्रोल भी चाहिए, प्राइजेस भी नीचे होना चाहिए, बिकॉज द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। तो हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि देखिए, जैसे मस्टर्ड में किया था, नाफेड को शायद सोयाबीन फिर खरीदना पड़ेगा शायद, और फॉर यूजिंग इन ऑफ सीजन, मतलब जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो उस टाइम में गवर्नमेंट कैन रिलीज द सोयाबीन्स अगेन। बट ओवरऑल there are some issues to be resolved in this stock control. Industry is a little bit confused कि जैसे CFA clearing and forwarding agent होता है, डिपोस होते हैं, imported oils are exempted, but whether packaged imported oil is exempt or not, और बड़े बड़े जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जैसे ITC, पार्ले, ब्रिटानिया, तो ये लोग भी अगर ये जो लिमिट है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी लेस. So there are some hiccups, and that's the reason why I think state governments are taking some time, because nobody wants a disruption. तो इसमें it's a huge task, as you know, it's a very big industry. एक थोड़ा properly सोच के इसमें state wise एक strategy बनाना पड़ेगा. And last but not the least, in this situation where the labor shortage is there globally, pandemic is there, sometimes you have erratic supplies. So food security, oil security is also important. It is necessary to have sufficient stocks within India and in the distribution channel. And one more last point. Again, knee-jerk and non-transparent actions will impact this 3 lakh crore industry. There should be very equitable and transparent mechanism to balance between farmer prices, consumer prices, and trade and industry. पॉइंट टेकन। तो आपने काफ़ी इत्मीनान से वो पूरा यहाँ पर समझाया है। बजोरिया जी, एक और चीज़ जो यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए वो ये कि ठीक है, हमने यहाँ पर डिमांड सप्लाई का और सरकार की तरफ से जो मेजर्स हैं उसके ऊपर तो बात करी, लेकिन ओवरऑल फेस्टिवल डिमांड फिलहाल यहाँ पर कैसी नज़र आती है? क्योंकि पिछला क्वार्टर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं थे। फेस्टिवल मांग सामने कैसी दिख रही है?
मनीषा जी, मेरी सबसे बात हुई ऑल इंडिया, सब लोग कह रहे हैं डिमांड इस समय फेस्टिवल को लेके कोई बहुत एक्स्ट्रा डिमांड नहीं आ रही है। नॉर्मल डिमांड महसूस हो रहा है, दिवाली की डिमांड उनको महसूस नहीं हो रही है। ये भी एक बात है। बट मेरे ख्याल से पाइपलाइन में इनफ तेल है और सिस्टम में क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। हमने इतना हेवी इंपोर्ट किए हैं लास्ट 2-3 महीनों में। तो आप देख रहे हैं, हमने तो सितंबर का इंपोर्ट तो रिकॉर्ड 17-18 लाख टन हुआ है इंडिया में। तो तेल की कोई कमी नहीं है, सिस्टम में बहुत तेल है, मतलब पोर्ट पे, फैक्ट्री में, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर के पास में। इसके लिए एक्स्ट्रा दीपावली की डिमांड करके महसूस नहीं हो रहा है लोगों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है शॉर्टेजेस में या कीमतों में कि भाई लोगों को इनफ क्वांटिटी अवेलेबल है। किसी को जाके 10 किलो 20 किलो तेल खरीदना है तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको मिल रहा है, शेल्फ पे जाके ले लो। थोड़ा बहुत कीमतें कम ज्यादा वो चीजें समय के साथ रिजॉल्व हो जाएगी। So consumer is going to have a very good Diwali, very happy Diwali, and we wish also happy Diwali to all the viewers of very important channel of yours. And edible oil में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो सुधाकर जी कह रहे थे कि भाई स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर में जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, थोड़े क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि भाई रिफाइंड इंपोर्टेड ऑयल जब डीलर के पास जाता है, होलसेलर पास जाता है, रिटेलर पास जाता है, तो उस पर एग्जम्प्टेड है कि उस पर भी स्टॉक कंट्रोल लगेगा। वो इम्पोर्टेंट चीज है जी। और जहाँ तक इम्पोर्टेड ऑयल पोर्ट में है या फैक्ट्री में है वो तो एग्जम्प्टेड है। उसी तरह से एक्सपोर्ट की जो आइटम्स हैं, सोया मील और उसके लेके सोया सीड जो है वो भी एग्जम्प्टेड है। तो गवर्नमेंट ने वो सोच समझ के किया है। सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा और डीलर्स के लिए, होलसेलर, रिटेलर्स के लिए जरूरी है। और थोड़ी उनकी लिमिट जो है, आज एक टैंकर जो एक जमाने में जब ये कंट्रोल ऑर्डर आए थे 20-25 साल पहले, तो मोटर टैंकर 10 टन का हुआ करता था, अभी 30 टन का मिनिमम मोटर टैंकर हो गया। तो आप किसी होलसेलर की 25 टन की लिमिट करोगे तो एक टैंकर खरीदेगा तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली लिमिट्स को जो 20-25 साल पहले आउटडेटेड लिमिट्स रखते थे उसको रिवाइज करके आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो पल्सेस में भी उन्होंने एक बार लिमिट लोअर सेट करी थी, फिर बाद में मीटिंग हुई थी मिनिस्टर के साथ में, फिर उन्होंने रिव्यू करके लिमिट्स को थोड़ा रिलैक्स किया था अपवर्ड्स। चीज एडिबल ऑयल में थोड़ी करने की जरूरत है। तो क्लैरिटी यहाँ पर जरूरत है। और जैसे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उस चीज का बाजार को इंतजार है। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और अवेलेबिलिटी खाने के तेलों की इनफ है मार्केट्स में। भाव थोड़े से एलिवेटेड जरूर है, क्लैरिटी की यहाँ पर उम्मीद है, लेकिन खाने के तेल अगर आप खरीदने जाएं बाजार में तो वो पाइपलाइंस खाली नहीं है। वो एक पॉजिटिव क्यू हमने यहाँ पर फिलहाल आते हुए देखा है। बाकी ऑफ कोर्स स्टॉक लिमिट्स और स्टेट्स इसके कैसे आगे जाकर इसके बारे में मेजर्स लेती हैं, कैसे इसे इंप्लीमेंट करती हैं, उस पर बाजार की नजर रहेगी। ब्रेक में जाने से पहले मनोज जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? आपको भी लगता है कि जो फेस्टिवल सीजन है वो इन करंट प्राइसेस के आसपास ही रहेगा? बिल्कुल एक दायरे में ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स इंटेक्ट है। अगर हम रिफाइंड सोया तेल नवंबर वायदा की बात करें तो 1230 के लेवल्स पे यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बनते हुए दिखे हैं। तो वो लेवल्स के आसपास जो है बाइंग की रणनीति रखना चाहिए बाय ऑन डिप्स की। ऊपर में 1280 से 1300 के रेंजेस में यहाँ रेजिस्टेंस है। तो 1230 से 1300 के रेंज में जो है अगले 1 से 2 महीने में कमोडिटी बनी रह सकती है। तो वो रेंज है फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है चार्ट्स पर भी खाने के तेलों के लिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे। और सबसे पहले नासिक से दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार दीपक, क्या है आपका सवाल? मैम कॉटन ऑयल के ऊपर है 4 लॉट बाय है मेरे इस पे 2475 पर। 2475 पर कोकुड आपने यहाँ पर बाय किया है। मनोज जी, आपकी आज खरीदारी की राय भी है यहाँ पर। इनकी खरीदारी का स्तर है 2475 रुपए। आप क्या राय देंगे इन्हें? बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 2400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपर में 2520 2550 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा लंबी अवधि तक ये होल्ड कर सकते हैं तो 2360 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म टारगेट अगले 1 महीने में यहाँ 2600 से 2620 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, पोजीशन को होल्ड करें और जो दिए हुए स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करें। ऑलराइट दीपक जी, आप इन द मनी ऑलरेडी हैं और यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी। और मनोज जी ने आपसे कहा है कि अगले 1-2 महीने में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद भी। आगे बढ़ेंगे और माउंट आबू से सुरेंद्र जी को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ेंगे। नमस्कार सुरेंद्र, क्या है आपका सवाल? मैम मेरा सवाल क्रूड पे है। जी पूछिए। 6263 पे सेल की हुआ क्रूड। 6263 पर ऑलराइट। कच्चे तेल में बिकवाली करी है यहाँ पर 6263 के लेवल्स पे और कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आज आते हुए देखी भी है। प्रियांक क्या राय देंगे, क्या करें अपनी पोजीशन का?
मनीषा, मैं कहूँगा कि ये अपनी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक वन साइड रैली क्रूड ऑयल प्राइसेस में ऑलमोस्ट अराउंड 5000 ऑड लेवल से अभी 6300 के आसपास वन साइडेड रैली मैं कहूँगा ये आई है। एंड अभी प्राइसेस ने कल एक नया हाई बनाने के बाद क्लोजिंग जो है ऑन द लोअर साइड दिया है, तो एक एग्जॉशन साइन दिख रही है चार्ट्स पे। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और डीपन हो सकती है, प्रोवाइडेड कल का जो हाइस है अराउंड 6430 उसके ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करती है, बेट इज दैट कि एक थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। करेक्शन में मुझे लगता है कि एक बार अराउंड 6200 से लेकर 6150 ये रेंज ऑन द लोअर साइड आ सकती है। तो अपनी जो शॉर्ट पोजीशन उन्होंने बनाई है तो 6430 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड ऑन द लोअर साइड एटलीस्ट 6150 के आसपास टू स्टार्ट विद वो एक टारगेट जोन रह सकता है। ऑलराइट, तो ये राय है आपके लिए सुरेंद्र जी। होल्ड करिए अपनी पोजीशन, स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाए। एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ और करेक्शन नीचे में देखने को मिल पाएगी। प्रियांक, नेचुरल गैस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में आते हुए देखी है, यहाँ पर अब क्या रेंज बनती हुई दिखेगी? देखिए, नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने जब भी प्राइसेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहे थे अराउंड 485 के आसपास से एक करेक्शन सेट 465 के आसपास से एक करेक्शन सेट इन होते हुए देखा टुवर्ड्स 360 ऑड लेवल्स, और फिर से 360 से हमने 442 के लेवल्स अभी आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रीसेंट हाइज है अराउंड 485 के, तो वो एक लिड रहना चाहिए। तो जब तक उसके नीचे है तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का बायस रहेगा मार्केट्स में, और गिवन जिस तरह से रैली लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आई है तो एक कूलिंग पीरियड आ सकता है। फिर से मार्केट एक बार और लोअर लेवल्स अराउंड 420 410 ये रेंजेस टेस्ट कर सकता है इन नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। ऑलराइट, तो वो राय यहाँ पर नेचुरल गैस पे भी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक ट्विटर पे आया हुआ अभी एक मैसेज पढ़ लेते हैं, जो कि मुंबई से योगेश ने लिखा है। कह रहे हैं कि इन्होंने 2 लॉट कॉटन के खरीदे हैं 30,630 के स्तरों पर। क्लियरली इन द मनी है, लेकिन मनोज जी आगे जाकर क्या राय है इनके लिए? बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से लगातार हम ये कमोडिटी को कवर कर रहे हैं लगभग 21,000-22,000 के लेवल से, और 30,000 तक के लक्ष्य दिए थे वो हासिल भी हुए, उसके बाद भी मजबूती बनी हुई है। आइस कॉटन फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 100 सेंट्स के ऊपर जो है वो कीमतें सस्टेन हो रही है। 104 का एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो कीमतों में देखने को मिला था, उसके बाद से बढ़त यहाँ जारी है। मेरा मानना है कि आगे भी यहाँ मजबूती बनी रह सकती है। कॉटन MCX अक्टूबर वायदा यहाँ जब तक 31,200 के ऊपर है तब तक यहाँ बढ़त रहेगी। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 32,800 33,000 तक के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 31,200 का लगाएं और अपनी पोजीशन में बने रहें। 33,000 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहाँ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मनोज जी, ये जो 32,000 के लेवल स्क्रीन पर हैं, ये ऑल टाइम हाईज हैं क्लियरली? बिल्कुल, MCX कॉटन की अगर बात करें तो ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन हम आइस फ्यूचर की अगर बात करें तो अभी भी हम जो ऑल टाइम हाई है उससे काफी पीछे हैं। और जिस तरह से जो सप्लाई बॉटलनेक्स बनी हुई है इस बार भारत में भी जो उत्पादन है वहां पे लगभग 20 से 25% कमी की जो आशंकाएं जताई जा रही है। तो क्लियरली यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो काफी टाइट है, डिमांड अच्छी है, तो मजबूती अभी यहाँ कीमतों में बनी रहेगी। चलिए, तेजी की उम्मीद है यहाँ पर, और भारतीय बाजारों में आपकी स्क्रीन्स पर वहां पर ऑल टाइम हाईज फिर से कॉटन में बनते हुए। बहुत शुक्रिया मनोज जी, प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।